तो ये है हमारी अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन सीरीज़ का 7th लेक्चर, जो कि रहने वाला है GSTR 3B की रिटर्न फाइलिंग के ऊपर। तो इससे पहले रिकन्सलेशन और GSTR 1 का वीडियो आ चुका है, तो वो देख लेना एक बार जाके, ठीक है। अच्छा, GSTR 3B का जब आप काम करते हो, 3B में क्या होता है मैं वो सब बताऊंगा डिटेल में। पहले एक चीज़ समझो, GSTR 3B के टाइम पे आपको एक रिको भी करना पड़ता है। 1 के टाइम पे भी आप करते हो, 3B के टाइम पे भी करते हो आप आपके परचेस का, ठीक है। रिको मीन्स रिकन्सलेशन, जो कि मैंने ऑलरेडी इससे पहले बता दिया, ठीक है। तो GSTR 1 के टाइम पे आप अपनी सेल का परचेस करोगे, सेल एंड क्रेडिट नोट, और आपके 2B के टाइम पे आप आपकी परचेस और डेबिट नोट का रिको करोगे, ठीक है। तो एक चीज़ क्लियर हुई। अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, बट कुछ चीज़ें पहले समझ के लो, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे कि जब आप काम करना चालू करते हो, जैसे कि मान लो कि आज GST का साइड नहीं चल रही है, ठीक है। 10 तारीख है, 11 तारीख है, GST की साइड नहीं चल रही है, तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जब भी ऐसा होता है GST की साइड नहीं चल रही किसी भी रीज़न से, अगर हाफ डे या फुल डे के लिए बंद थी GST की वेबसाइट, तो जो ड्यू डेट है वो एक्सटेंड हो जाएगी, ठीक है। GSTR 1 के लिए क्या है 11 तारीख, तो वो 12 तारीख हो जाएगी। अगर एक दिन बंद थी तो एक दिन ड्यू डेट एक्सटेंड हो जाएगी, ठीक है। ऐसा सीन है। सेम 3B के लिए भी, अगर 3B फाइल कर रहे हो तो क्या ड्यू डेट है आपकी 20 तारीख, वो बढ़ के 21 तारीख हो जाएगी। अगर एक दिन के लिए बंद है तो एक दिन के लिए अगर साइट बंद थी तो एक दिन आपका एक्सटेंड हो जाएगा। सेम मैंने क्या बताया था, जो आपकी 2B होती है परचेस, ठीक है। आज मैंने सेल, मेरे GSTR 1 रिटर्न फाइल की सेल, तो वो किसी के लिए परचेस है, तो उसके पोर्टल पे दिखता है। कब दिखता है? 14 तारीख के दिन, 14th ऑफ नेक्स्ट मंथ। लेकिन अब ड्यू डेट एक दिन एक्सटेंड हुई है मान लो, ठीक है। ऐसा ये हमेशा नहीं होता है, कभी कभी होता है। अब इनकम टैक्स के टाइम पे हुआ था ये, ठीक है। तो मान लो आज 11 तारीख है, ड्यू डेट एक्सटेंड हो गई 12 तारीख के लिए। मेरी जो परचेज है, ठीक है, मैंने जो सेल दिखाई है वो नॉर्मली कब दिखेगी? 14 तारीख को सामने वाले क्लाइंट के उस पर। या फिर आप खुद की बात कर लो, तो मेरी जो परचेज है वो मेरे पोर्टल पे कब दिखेगी? 14 तारीख को। बट अभी एक दिन एक्सटेंड हो गया डेट, तो वो 14 की जगह 15 तारीख को दिखेगी, ठीक है। तो जो नए नए होते हैं ना, वो थोड़ा सा पैनिक कर जाते हैं कि यार परचेज नहीं दिख रही, हमने तो इतनी सारी परचेज कर रखी थी। तो इतना पैनिक मत करो, एक दिन डेट अगर एक्सटेंड हुई है तो वो आपकी परचेज की डेट भी एक दिन एक्सटेंड हो जाएगी, ठीक है। वो चीज़ क्लियर हुई। ड्यू डेट तो पता ही है, 11 तारीख अपनी सेल के लिए, 20 तारीख अपनी परचेज के लिए, ठीक है। परचेज मतलब 3B के लिए परचेज आपकी 14 तारीख तक आपके पोर्टल पे दिख जाती है, ठीक है। अब उसके बाद GSTR, अच्छा, दो चीज़ होती है आपके 2B देखने के लिए। 2B मीन्स आपका परचेज देखने के लिए। एक टू होता है 2B, GSTR 2B, और एक होता है 2A। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, दोनों एक है, अलग अलग है, या फिर क्या डिफरेंस है दोनों लाने का। देखो, GSTR 2A का जो कंसेप्ट था ना, उसमें कैसा था कि आपको मैनुअली सेलेक्ट करनी पड़ती थी कि आपकी परचेज कौन सी है और कौन सी नहीं। सेल है, आपकी परचेज कौन सी है, या फिर आपका डेबिट नोट कौन सा है कौन सा नहीं, वो आपको मैनुअली सेलेक्ट करना पड़ता था। 2B में कैसा है, वो सारा का सारा एक साथ दे देते हैं, आप आपके हिसाब से चूज करो, ठीक है। उस 2A में कैसा होता था, आप वहाँ पे चूज कर देते कि आपकी जो परचेस है वो दिखेगी, फिर बाकी उसको सेलेक्ट करना है नहीं सेलेक्ट करना है। 2B में कैसा होता है, सारा एक साथ आ जाता है, आप ITC देखो, टोटल लो, और 3B में जाके उसका फिर उतना कम कर दो। या तो एक IMS डैशबोर्ड करके आता है, वो मैं बताऊंगा मेरे कभी किसी वीडियो में, बट आप चाहो तो वहाँ से सेलेक्ट करो। या तो मान लो मेरे 10 बिल दिख रहे हैं 2B के अंदर, मैंने सबका ITC लिया, 3B के टाइम पे वहाँ पे उतना ITC कम कर दिया। जैसे मान लो 11 बिल दिख रहे हैं, लेकिन 10 ही बिल है मेरे, बाकी किसी ने एक पार्टी ने गलती से दिखा दिया, तो मैं अपना 3B में जाके वो उतना ही अमाउंट डालूंगा खाली, समझ गया। उसके बाद डाउनलोड कैसे करना वो सब तो मैंने बता दिया था पहले, बट एक बार वापस बता देता हूँ। चलो मैं रिकॉर्डिंग एक बार चालू कर दूँ, बोलने से अच्छा है दिखाऊंगा तो ज़्यादा समझेगा। स्टार्ट रिकॉर्डिंग। ओके, ये अपना प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ठीक है, ठीक है, ये दिख रहा है। अभी करंट में GSTR 3B के रिटर्न तो अभी टाइम में जाने के लिए, बट वर्किंग क्या होती है वो मैं बता रहा हूँ। रिटर्न फाइलिंग का प्रोसेस सेम है, ठीक है। एकदम लास्ट स्टेज तक ले जाके दिखाऊंगा मैं क्या है, बाकी बस वही OT पे लेके फाइल करने वाला, उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं उसमें, ठीक है। ये चीज़ समझी। अब देखो, ये रहा मेरा पोर्टल पार्टी का। लॉगिन कैसे करते हैं मैं बता चुका ऑलरेडी। इधर ना फाइल रिटर्न्स में, ठीक है। आप कौन से मैंने, अच्छा, जैसे आप काम कर रहे हो ना, तो आपके पास जो समरी होती है GST की समरी, तो वहाँ से आपको ये सब उठाना है। आपका कैश लेजर कुछ अमाउंट आ रहा है तो वो उठा लो, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कुछ आ रहा है तो वो उठा लो, ठीक है। जैसे ये मैंने समरी खोल रखी है हमारी क्लाइंट की,
तो अभी मैं सितंबर का ले रहा हूँ, क्योंकि सितंबर में कुछ परचेस थी इसकी अच्छी खासी, कुछ 46,000 जैसे परचेस थी इसकी। तो मैं ये वाली वर्किंग करके दिखा रहा हूँ अभी फिलहाल आपको, ठीक है। अभी इधर आते हैं फाइल रिटर्न। अब ITC इसमें कुछ पड़ा है क्या? ITC देखो, इसमें ITC कुछ नहीं है, यहाँ पे दिख रहा है ओपनिंग लिखा है, तो इस वाली लाइन में ITC कुछ भी नहीं है। 3B में बहुत छोटा सा काम होता है, 5-10 मिनट में क्लाइंट का काम कर लेते हो आराम से, 5-10 मिनट में बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। अब मैं कौन सा काम बता रहा हूँ आपको, सितंबर का। तो साल कौन सा चल रहा है अपना, 24-25, डेट सितंबर, ठीक है। अब 2B डाउनलोड करना आपको पहले। तो आपकी परचेज भी होती है, आपके टैली में डली हुई, आपके पास आपका 2B भी होता है, तो आपको फिर उसका रिकंसाइल करना है, वो मैंने बताया कैसे करते हैं। रिकंसिलेशन शीट भी भेजनी होती है क्लाइंट को, साथ में समरी भी भेजनी होती है, और कोई पेमेंट आ रहा होगा तो चालान का भी बना के भेजना होता है, ठीक है। अब ये देखो GSTR 2B डाउनलोड, अब यहाँ पे दिख रहा है देखो, एक्सेल में डाउनलोड कर लो, सेम जैसे GSTR 1 के टाइम पे किया था, जैसे वैसे ही इसको ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें दिख रही है, अपना काम चालू होता है यहाँ से B2B वाली शीट से। B2B में आया, यहाँ पे दिख रहा है दो बिल है परचेस के। तो पहले मैं इसको चाहिए तो फॉर्मेट में ले सकते हो आप। फॉर्मेट में लेने के लिए सिंपली इसमें से 3-4 चीज़ें आपको हटानी पड़ती है। एक ये डेली कौन सा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, रेट आपका कोई RCM है, और रेट क्या है, ये तीनों हटाया। दिख रहा है फॉर्मेट एज इट इज़ मेरे फॉर्मेट में आ गया यहाँ तक। और यही फॉर्मेट अपने एक्सेल में भी है, कौन सा वाला, समरी का। देखो ये 2 बिल की वैल्यू कितनी आ रही है, 46,383। यही 2 बिल देखो मेरे इधर भी मिल जाएगा आपको परचेस में, सितंबर, ये देखो ये रहा, दिख रहा है। वैल्यू भी देखो, चाहिए तो मैच कर लो, 46,383। कॉपी पेस्ट करना है सीधा सीधा, और कुछ नहीं। वो हो गया। उसके बाद आगे की शीट्स चेक कर लो। B2B मतलब B2B में कुछ अमेंडमेंट है क्या, कोई क्रेडिट नोट है, उसमें कोई अमेंडमेंट है, ECO का कोई परचेस है आपकी, ये सब अलग अलग चीज़ें हैं इसमें। आपने कोई इंपोर्ट किया है क्या आपने, उसका ITC भी दिख जाएगा आपको यहाँ पे, ठीक है। ऐसे अलग अलग शीट्स में चेक करना, नहीं है बंद करो। क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, वो सब देख लेना, ठीक है। ये कौन सी एक्सेल बंद हो गई, ये ना, ठीक है। अभी आपने परचेज डाल दिए, सेल आपकी ऑलरेडी डाल रखी थी पर GSTR 1 के टाइम पे। अब आपकी परचेज डालनी है उसी सेम शीट में। कौन से मंथ का काम कर रहे हैं हम, सितंबर का बता रहा हूँ मैं फॉर एग्जांपल के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दिख रहा है ये सब, सेल मेरी दिख रही है इसमें, और एक मेरी परचेज दिख रही है, ठीक है। अब इसी को मेरे को चेक करना है पोर्टल से मैच कर रहा है कि नहीं। कैसे मैच करते हैं वो बताता हूँ मैं। बाकी ज़्यादातर जो रिटर्न फाइलिंग का प्रोसेस है वो सेम ही है इसकी तरह, GSTR 1 की तरह। सितंबर में आया, अब दिख रहा है ये सारे टेबल दिखेंगे आपको बहुत सारे। इसमें से अगर क्वार्टर वाइज जाओगे तो अलग दिखेंगे, या फिर मंथली वाइज जाओगे तो थोड़ा अलग दिखेंगे। अपना मेन काम का देखो, ये GSTR 1, 2B और 3B। अब 3B में देखो 2 ऑप्शन है यहाँ पे। ये रिटर्न फाइल हो चुकी है, रिटर्न फाइल नहीं होगी तो देखो कैसे दिखाएगा। मार्च का रिटर्न दिखाऊँ मैं, दिख रहा है मार्च की रिटर्न फाइल मैंने दिखाया था करके ऑलरेडी। इसमें रिटर्न फाइल नहीं है, तो रिटर्न फाइल करने जाऊँगा तो यहाँ पे दिखाएगा वो। यहाँ पे प्रिपेयर ऑनलाइन और प्रिपेयर ऑफलाइन का ऑप्शन है। नहीं अभी नहीं दिखाएगा क्योंकि रिटर्न फाइल हो चुकी है इसकी। अभी सेल जनरेट नहीं हुई ना, तो इसमें ये दिख रहा है, ये ब्लैंक है पूरा, क्योंकि कब जनरेट होगा 14 तारीख को, इसलिए मैं दिखा ही रहा हूँ उसका। सितंबर का दिखा दो क्योंकि आपको मालूम पड़ जाएगा दिखता कैसे है एक्चुअली। सितंबर GSTR 3B दिख रहा है, यहाँ पे फाइल लिख के आया है। अब जब फाइल नहीं है तो आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, प्रिपेयर ऑनलाइन, प्रिपेयर ऑफलाइन। GSTR 3B में हमेशा आपको प्रिपेयर ऑनलाइन पे जाना है, ठीक है। GSTR 1 में मैंने बताया था कब क्या यूज़ करना है, बट 3B के टाइम पे हमेशा प्रिपेयर ऑनलाइन। अब यहाँ पे रिटर्न फाइल हो चुकी है, तो मुझे अगर देखना है कि उस टाइम पे सेल परचेस क्या थी, तो व्यू GSTR 3B। अब ये देखो यहाँ पे सेल और परचेस में दोनों दिख रही है। कौन से टेबल, यहाँ पे टेबल बहुत सारे, ये देखो 3.1 वाला टेबल है, टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाईज, ठीक है। इसमें आपको सेल के टैक्स दिख जाएगा, दिख रही है सेल 75,265 इधर भी आ रही है, मेरी समरी में भी आ रही है, और मेरे पोर्टल पे भी आ रही है। इस पर अंदर जा सकते हो आप क्लिक करके। एक क्लिक किया, ये दिख रहा है टैक्सल वैल्यू टैक्स IGST का। अगर आपका कोई RCM है तो वो यहाँ पे आ जाएगा, दिख रहा है। अगर आपको कोई RCM है, नॉन GST वाली सेल दिखाई है आपने, तो वो सारी की सारी यहाँ पे आ जाएगी। RCM में 2 पार्ट है, एक जो आप खुद से दिखा रहे हो और एक जो सामने वाली पार्टी खुद अपनी तरफ से दिखा रही है, ठीक है। सामने वाली पार्टी कैसे दिखाएगी, जैसे कोई ट्रांसपोर्टर वाला है बट वो रजिस्टर्ड है, तो वो अपने पोर्टल पे बिल दिखाएगा सेल का,
लेकिन उस पर टैक्स पे नहीं करेगा क्योंकि वो जीटीए में है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी वाला, तो वो आरसीएम आपके पोर्टल पे दिखेगा यहाँ पे, समझ में आया। तो ये सेल मैच हो रही है। अब देखो परचेस में कितना आ रहा है 46,383.30, यहाँ पे कितना आ रहा है 46,000 और यहाँ पे कितना आ रहा है 46,383.30, मैच कर रहा है बराबर। अच्छा कभी कभी मैच नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि जो आपका आरसीएम है ना, कभी कभी यहाँ पे आता है आपका आरसीएम, दिख रहा है, तो आरसीएम भी आपको लेना है। हमारे शीट में कैसा है, ये परचेज है और अगर कुछ आरसीएम होगा तो यहाँ पे दिखेगा आरसीएम रिसीवेबल में, तो इसको प्लस इसको, ये दोनों शीट को, ये दोनों कॉलम को अगर मैं सेलेक्ट करूंगा तो मेरा आरसीएम इसके साथ में मैच हो जाएगा। अभी इस केस में आरसीएम नहीं है तो मेरा सीधा सीधा यहाँ पे दिख रहा है 46,000 की ये नॉर्मल मेरी परचेस है, 46,383 मैच कर रहा है। उसके बाद आपको चीज़ चेक करनी है, इसमें आपका ओपनिंग आईडीसी नहीं दिखेगा, ठीक है, ओपनिंग आईडीसी आपका इसमें नहीं दिखेगा, आपको अलग से आपकी शीट में, ये देखो हमारा जो ओपनिंग आईडीसी वो यहाँ पे आता है। अभी इस मंथ में कुछ ओपनिंग आईडीसी नहीं था तो यहाँ पे नहीं डाला कुछ भी, ठीक है। सेल मैच कर रही है, परचेस मैच कर रही है, डेबिट नोट क्रेडिट नोट कुछ भी नहीं है अपना। अगर मान लो कुछ आईटीसी रिवर्स करना है मेरे को, ठीक है, मैंने पिछले या किसी भी महीने में आईटीसी रिवर्स किया, आईटीसी एक्स्ट्रा लिया था सेम ईयर का, ऐसा नहीं कि अभी 24-25 का काम कर रहा हो तो 23-24 का आईटीसी रिवर्स करने के लिए, नहीं, 24-25 में मैंने जो भी आईटीसी लिया होगा एक्स्ट्रा, तो मैं चाहूँ तो अभी रिवर्स कर सकता हूँ। अभी मार्च का रिटर्न जारी है वैसे भी, तो अभी करना चाहिए, वरना एक फॉर्म भरना पड़ता है उसका अलग से। ये दिख रहा है यहाँ पे टेबल आईटीसी रिवर्स करके लिखा है, बी कॉलम आईटीसी रिवर्स, यहाँ पे अदर करके लिखा है। ये एक सेक्शन वाइज है, अगर सेक्शन में फॉल कर रहे हो आप तो ठीक है, नहीं तो आप अदर में आपका यहाँ पे आके आईटीसी डाल सकते हो। हाथ से डालने, अभी यहाँ पे ये तो डालने नहीं दे रहा है, बट जब आप करंट मंथ का काम करोगे ना तो ये हाथ से आपको अमाउंट डालने देगा। इवन ये वाली अमाउंट को आपको हाथ से चेंज भी कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो, समझे। इसलिए इतनी सारी डिमांड आती है कि लोग कभी कभी खुद की मर्जी से बढ़ा देते हैं और फिर बाद में वो डिमांड आ जाती है, ठीक है। ये चीज़ समझी, मेरा आईटीसी मैच कर रहा है, मेरा ये मैच कर रहा है। अब तीसरा एक कॉलम आपको देखना होता है, 3 कॉलम टोटल, एक 3.1 का जहाँ पे आपकी सेल दिख रही है, एक पॉइंट आपका 4 पॉइंट का एलिजिबल आईटीसी, और एक ये 5.1 का, ये दिख रहा है यार 5.1। ये किस लिए है, इंटरेस्ट एंड लेट फी फॉर प्रीवियस टैक्स पीरियड। मैंने बताया था ना, लेट फी, अगर आप लेट फाइल करते हो रिटर्न 20 तारीख के बाद फाइल कर रहे हो तो पर डे के हिसाब से आपका डिपेंड करता है आपको पेमेंट था या नहीं था। पेमेंट होगा तो आपको 50 रुपये पर हेड लगेगा, पर हेड मतलब 50 रुपये CGST, 50 रुपये SGST, और अगर आपका पेमेंट नहीं है तो 20 रुपये लगेगा, 20 रुपये CGST, 20 रुपये SGST। आप चाहो तो उसमें डिटेल लिंक जाके अंदर चेक कर सकते हो, इस पर क्लिक करो, अंदर जाओगे तो दिखेगा लेट फी और पेनल्टी, दोनों अलग अलग चीज़ें, लेट फीस और पेनल्टी इंटरेस्ट ये सब अलग अलग चीज़ें, तो ये ध्यान से देखना, वरना यहाँ पे गड़बड़ करोगे बहुत। मान लो आपने क्लाइंट को चालान बना के भेज दिया, आप क्लाइंट ने पेमेंट कर दिया, लेकिन सडनली आप देख रहे हो अरे यार वो तो सेट ऑफ हुआ ही नहीं, क्योंकि वो ऐसा गलती हो सकती है उसमें, ठीक है। तो ये अमाउंट मैच कर रही है, दिख रहा है यहाँ पे 208 रुपये, ये हाथ से डालना पड़ता है क्योंकि ये जो हमारी एक्सेल शीट है ये पोर्टल से लिंक नहीं है, तो ये अमाउंट हमको हाथ से डालनी पड़ती है। 208 रुपये 18 पैसे, 125, ठीक है। अब ये दिख रहा है यहाँ पे 290 29,090 रुपीज़ और 125, तो ये प्लस होके आ रहा है, ठीक है, ये इसके साथ में प्लस होके आ रहा है, ये प्लस ये 29,090, तो ये हमारी GSTR 3B की शीट है और ये मैच हो गया इसके साथ में। अगर आपका समरी आपके GST पोर्टल से मैच कर रही है, ये 3 कॉलम मैच कर रहे हैं, तो आपका भी बाकी सब भी मैच कर जाएगा, बाकी फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। अब किसी एक क्लाइंट का मैं दिखाता हूँ करके, GSTR 3B के अंदर दिखाता हूँ कि कैसे दिखता है। जैसे इसी क्लाइंट का दिखाता हूँ, ये मैच कर लिया, ये मैच करना जरूरी है। अगर आपका सेल, परचेस और ये लेट फी ये सब आपने बराबर डाला है तो आपका समरी मैच कर जाएगी, आपका चालान में मैच कर जाएगा, कितना पेमेंट आने वाला है वो आपकी समरी से देख के आप बता सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे ये आगे बढ़ने का ऑप्शन नहीं दे रहा है, वो क्यों? क्योंकि अभी रिटर्न फाइल हो चुकी है। मैं करंट मंथ का दिखाता हूँ तो करंट मंथ से समझ जाएगा सब कुछ। 24-25, ठीक है, वो चीज़ समझी, एक वो चीज़ समझी, सेल परचेस मैच हो गया, ठीक है। अभी ये कॉलम को इग्नोर करो क्योंकि वो अभी जनरेट नहीं हुआ है परचेस का, जो इसका परचेस अभी जनरेट नहीं हुआ। कब जनरेट होगा? 14 तारीख को, 14, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको डालनी पड़ेगी। मुझे सेल मेरी दिख रही है यहाँ पे, मेरी लेट फी भी दिख रही है, बस मुझे मेरी ITC जो है वो डालना पड़ेगा। आप दिख रहे हैं प्रोसीड टू पेमेंट कर देता है अभी यहाँ पे, प्रोसीड टू पेमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे अभी ये दिख रहा है मेरा कितना पेमेंट आ रहा है यहाँ पे। इसके बाद जो भी ITC मेरा अवेलेबल होगा 14 तारीख को, 14 को, तो यहाँ पे वो सब अपने आप यूज़ करेगा। दिख रहा है यहाँ पे नेट टैक्स पेबल, उसके बाद पेड थ्रू ITC, यानी इस वैल्यू को
इस वैल्यू के थ्रू पेड किया जा रहा है। कौन सा? आईटीसी का। तो मेरा आईजीएसटी में पहले दिख रहा है, आईजीएसटी सेटअप हो जाएगा, फिर सीजीएसटी से उठाएगा थोड़ा, फिर एचजीएसटी से उठाएगा, उसके बाद फिर सीजीएसटी आईजीएसटी में अगर कुछ वैल्यू बच रही है तो फिर थोड़ा सीजीएसटी से उठा लेगा। उसके बाद आप चाहो तो आपका एसजीएसटी भी आपका आईटीसी सेट ऑफ हो सकता है आईजीएसटी के अगेंस्ट में, लेकिन आपका सीजीएसटी एसजीएसटी के साथ में सेट ऑफ नहीं हो सकता। ठीक है, रूल शायद याद हो गए, नहीं याद हो गए तो उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे अपन। ठीक है, वो सब सेट ऑफ होने के बाद आपकी कोई लाइबिलिटी जो दिख रही है यहाँ पे दिखेगी। अच्छा, भले आपके पास दुनिया भर का आईटीसी है, लेकिन अगर आपके पास रिवर्स चार्ज अगर आ रहा है आपको, तो वो आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो दिख रहा है यहाँ पे सेट ऑफ करने के बाद यहाँ पे अमाउंट आ रही है, उसके बाद आरसीएम का अमाउंट मुझे यहाँ दे रहा है, तो जो भी आरसीएम अगर होगा तो यहाँ दिखा देगा। ठीक है, समझ में गया? तो आरसीएम आपको कंपलसरी पे करना है, लेट फी आपको कंपलसरी पे करना है। अगर आपके पास कैश लेजर आ रहा है, कैश लेजर में आपके अगर बैलेंस है, तो आपको लेट फी पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिख रहा है यहाँ पे लेट फी भी दिख रहा है, इंटरेस्ट भी दिख रहा है, और कितना पेमेंट आ रहा है मुझे यहाँ पे एडिशनल कैश रिक्वायर्ड कितना है यहाँ पे 40,000 रुपये बता रहा है, 40,175 और ये आपके समरी से मैच करना चाहिए। अभी परचेस डाला नहीं है मैंने इसमें, अगर मैं डालूंगा तो दिखा देगा। देखो यार ये दिख रहा है लेट फी कितनी आ रही है मुझे, लेट फी आ रही है मुझे टोटल 132। ठीक है 132 इंटू 264 और 175 कितना आ रहा है 40,205। यहाँ पे हमको पेमेंट कितना आ रहा है 40,000। एक मिनट इसका लेट फी देख लो मैं कितना आ रहा है यहाँ पे 132 अच्छा 130 है ना, 175 ठीक है। चलो करंट मंथ का दिखा दो। अभी आईटीसी ने डाला, बट फिर भी चीज़ें मैच कर जाएगी। अगर आईटीसी आएगा तो फिर अमाउंट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बट अभी मैच कर रहा है कि नहीं चलो वो देखते हैं। 39,000 की हमारी सेल है, 39,941 मैच कर रही है क्या? मैच कर रही है। परचेज अभी कुछ नहीं डाला हमने, ठीक है। उसके बाद ओपनिंग आईटीसी भी कुछ नहीं है अपने पास अभी फिलहाल के लिए। कुछ होगा तो यहाँ पे दिखता था पेड थ्रू आईटीसी में कि आईटीसी के थ्रू कितना पेमेंट कर रहा है आपका जो लायबिलिटी दिख रहा है। यहाँ पे नेट आ रहा है 39,941, आरसीएम कुछ नहीं है, लेट फी आ रहा है 132, उसके बाद 175 का ये आ रहा है लेट फीस पेबल इन कैश बैलेंस कुछ नहीं है, एडिशनल कैश रिक्वायर्ड 40,073 रुपीज़। यहाँ पे कितना आ रहा है 40,073 रुपीज़ मैच कर रहा है। सीजीएसटी देखो, सीजीएसटी की लाइन में 20 नंबर की लाइन देखो, ठीक है दिख रहा है। और सीजीएसटी कितना है 175, ये कितना आ रहा है 175। सेम एसजीएसटी कितना है 175। इसका टोटल कितना आ रहा है अमाउंट 40,423 रुपये। अब मैं जो चालान जनरेट करूंगा उसकी वैल्यू भी उतनी आनी चाहिए। दिख रहा है यहाँ पे 40,423 रुपये, 40,423 रुपये मैच कर रहा है। यहाँ पे देखो राइट साइड में शायद मेरा जो स्क्रीन आ रहा होगा उधर राइट साइड में, चाहो तो इसका टोटल देख लो। मैं अभी प्लस करके दिखाता हूँ, ये प्लस ये 40,423 रुपये, 40,423 रुपये देखो ये वाली अमाउंट मैच कर रही है। उसके बाद फिर आप जो चाहो वो चालान बना सकते हो, जैसे कि ई पेमेंट मतलब आपका अगर नेट बैंकिंग है तो वो क्यूआर कोड से पेमेंट करना है, वो यूपीआई ऐप जो भी है वो यहाँ से पेमेंट कर सकते हो। एनएफटी आरटीजीएस करवाना है आपको, यानी कि बैंक जाके पेमेंट करना है, या फिर आपके ऑनलाइन इसमें भी फैसिलिटी होती है। आप जो नेट बैंकिंग करते हो उसमें भी फैसिलिटी होती है, या फिर ओवर द बैंक जाके पेमेंट करवाना है तो वो यहाँ से हो जाएगा। ओवर द काउंटर मतलब बैंक जाओ वहाँ पे, ये भी बैंक का ही है, ठीक है। ओवर द काउंटर वाला ये भी बैंक का ही है। एनएफटी आरटीजीएस में कैसा होता है, आपके नेट बैंकिंग जो होता है ना उसमें एक फैसिलिटी होती है एनएफटी आरटीजीएस वाली, लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो आप चालान लेके जाओ जीएसटी वहाँ से पेमेंट करवा दो बैंक से। लेकिन अगर आपको नहीं, अगर ये एनएफटी आरटीजीएस वाला सीन ही नहीं है, आपका नेट बैंकिंग नहीं है, तो ओवर द काउंटर वाला एक चालान बनाओ और फिर ये लेके जाओ, ठीक है। मेड इज नॉट अवेलेबल फॉर चालान एक्सीडिंग 10,000, प्लीज मेक पेमेंट यूजिंग द अदर पेमेंट मोड, ठीक है। नॉट अवेलेबल फॉर चालान एक्सीडिंग 10,000। अच्छा ये 10,000 से ज़्यादा का देखो लिख के भी आ रहा है यहाँ पे, बोल रहा है 10,000 से ज़्यादा का अगर आपका है चालान तो तब ये एप्लीकेबल नहीं है, तो आपको एनएफटी आरटीजीएस करना पड़ेगा या तो फिर ई पेमेंट करना पड़ेगा। ई पेमेंट ज़्यादा अच्छा रहता है, वो कैसा जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ बैठे बैठे पेमेंट कर दिया बस। हमारे क्लाइंट तो कुछ 5-5 लाख रुपए पेमेंट करते हैं जीपे से,
ठीक है, वो चीज़ हो गई। जैसे आप मतलब ई पेमेंट है तो यहाँ पे जनरेट चालान करना है, दिख रहा है राइट साइड में, नहीं दिख रहा हो तो मैं ज़रा जूम करता हूँ, ये दिख रहा है राइट साइड में जनरेट चालान करके है, इसको जनरेट चालान करना है। फिर एक डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड करके वो चालान क्लाइंट को मेल करना है। चालान अगर आपने रिको किया है तो रिको की शीट, साथ में आपकी जीएसटी समरी, वो चेक करेगा, पेमेंट करेगा, मैच करेगा, उसके बाद फिर आपको कंफर्म कर देगा कि मेरा पेमेंट हो गया है, फिर आप फाइल कर दो। फाइल करने के बाद सेम आपको फिर सेम उसी जगह पे आना है, दिखाता हूँ मैं, देखो मार्च, सेम उधर ही प्रिपेयर ऑनलाइन, जो मंथ का काम कर रहे हो वो प्रोसीड टू पेमेंट। अच्छा, वो सेव करने का ऑप्शन होता है, वो सेव जरूर कर लेना। राइट में आओगे तो ये जो अमाउंट दिख रही इधर पेमेंट करने के लिए, तो ये पेड होके यहाँ पे आ जाएगी यूटिलाइज कैश बैलेंस में। और फिर आपको ये ब्लैंक होना चाहिए, एडिशनल कैश रिक्वायर्ड है ना, ये ब्लैंक होना चाहिए। ब्लैंक हो गया, उसके लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट टू लेजर। जैसे यहाँ पे पेमेंट करोगे, एक दो यस करने का ऑप्शन आएगा, वो यस करोगे आप नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाओगे। कौन सा वाला, जीएसटीआर 1 के टाइम पे याद है, वो चेकबॉक्स क्लिक करना था, फिर कौन पार्टी ऑथराइज है वहाँ पे क्लिक करना था, उसके बाद फाइल विद ईवीसी डीएसी वाला पेज खुल जाएगा। और फिर वही प्रोसेस है, आप क्लाइंट को ओटीपी भेजो, फाइल करो, फाइल हो जाएगा। और फिर फाइल होने के बाद एक बार चाहिए तो क्रॉस चेक कर लेना कि यहाँ पे रिटर्न फाइल में क्या दिखा रहा है। मतलब जैसे कि अभी यहाँ पे मैं लेता हूँ फरवरी का महीना, तो जैसे आप फाइल करोगे ना, यहाँ पे आके चेक कर लेना कि यहाँ पे रिटर्न स्टेटस जो है फाइल लिख के आ रहा है कि नहीं, दिख रहा है यहाँ पे, ये मैं जो सेलेक्ट कर रहा हूँ स्टेटस फाइल लिख के आना चाहिए। ऐसा तो बहुत होता नहीं है, ना के बराबर केसेस है, बट कभी हो गया तो पोर्टल नहीं चल रहा है, आपने वेरीफाई कर दिया बट पोर्टल नहीं चल रहा था और अब वो फाइल नहीं हुआ, तो एक बार क्रॉस चेक कर लेता, बढ़िया पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। तो इतनी ही चीज़ें आपके रिको में है। मेल करना तो आप समझ गए, मेल के लिए भी अलग से मैं लेक्चर बनाऊंगा और वो यूट्यूब पे डाल दूंगा, बेस्ट रहेगा, मेलिंग का सबको हेल्प हो जाएगी। तो मेल करना है क्लाइंट को आपकी समरी, आपका रिकंसिलेशन शीट, अगर चालान कोई आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप ब्लैंक, आपका जो अगर चालान नहीं आ रहा है तो ठीक है, पेमेंट भले ही नहीं है बट आपको समरी भेजनी है क्लाइंट को, समरी और आपका रिकंसिलेशन शीट, वो तो जाएगी कि आपका कौन सा परचेज दिख रहा है नहीं दिख रहा है। फिर आप सामने वाली पार्टी, वो पार्टी से बात करेगी, अगर कोई बिल नहीं दिख रहा है पोर्टल पे तो वो सामने अपना आपका जो क्लाइंट है वो सामने वाली पार्टी से बात कर लेगा उसके हिसाब से। ठीक है, तो बस इतना ही चीज़ें हैं 3B के अंदर, ऐसा कुछ ज़्यादा बड़ा है नहीं, बहुत सिंपल सा है, 5-10 मिनट भी नहीं लगता। अभी तो मैं समझा रहा हूँ, वरना 5-10 मिनट में हो जाता है क्लाइंट का काम, इतना ईजी है। सबसे मेन काम आपका कहाँ है, सेल्स के टाइम पे, क्योंकि देखो परचेज के टाइम पे मेरी परचेज नहीं दिखी कि पोर्टल पे तो कोई नहीं, मैं क्लाइंट को बात कर दूँ कि चल 10 गाली दूंगा मैं सामने वाले को कि भाई मेरा बिल क्यों दिखाया पोर्टल पे। लेकिन जीएसटीआर 1 के टाइम पे क्या हो रहा है, सामने वाली पार्टी आपको गाली देगी कि मेरा बिल क्यों नहीं दिखाया, पेमेंट तो बराबर मांगते हो तुम लोग, बिल क्यों नहीं दिखाया, पेमेंट चाहिए तो पहले मेरा बिल दिखाओ फिर मैं फाइल करूंगा, अगले महीने तो अगले महीने करूंगा। अब इस महीने तो मान लो रिटर्न चली गई, बिल नहीं दिखा पाया आप, तो अगले महीने फिर वो पेमेंट करेगा। अब आप अगर सीए फर्म या सीएमए फर्म जो यहाँ पे भी काम कर रहे हो, अगर आपसे ये गलती हुई है तो आपका सीए आपको चिल्लाएगा, आपका क्लाइंट भी आपको चिल्लाएगा कैसे कैसे मिस हो गया। अच्छा, इसमें बचना कैसे पहले वो समझो। गलती तो हो सकती है, कभी भी होती है, मेरे से भी हुई थी। आप जहाँ पे डर गए ना, आपसे मान लो कोई बिल छूट गया अपलोड करने का जीएसटीआर 1 में, और 3B के टाइम पे सामने वाले क्लाइंट आपको गाली दे रहा है कि क्यों बिल नहीं चढ़ाया, या फिर सामने वाले पार्टी ने कॉल करके पूछा यार बिल क्यों नहीं चढ़ाई। जहाँ पे आप डरे कि हाँ सॉरी मेरे से बिल छूट गया, मैं ना किसी तरह अगले महीने करवाता हूँ, प्लीज़ सॉरी होता है कभी कभी, जहाँ पे आप डर गए ना तो सामने वाले चिल्लाएगा और। ठीक है, इसलिए डरना बिल्कुल भी नहीं है, सिंपल सा, हाँ भाई नहीं हो तो कोई नहीं, अगले महीने चढ़ा देंगे, उसमें क्या है। फिर वो क्लाइंट पूछेगा आपको कि सामने अभी पार्टी को मैं क्या जवाब दूँ, बिल नहीं चढ़ाया तो सीधे सीधे उसको बोलो तो पार्टी का नंबर मेरे को दे दो, मैं बात करता हूँ। देखो एक चीज़ समझो, मेरे से गलती हुई है लेकिन मैं सामने से कॉल करके आपको बता रहा हूँ कि देखो ये गलती हो गई है, अगले महीने हम उसको ठीक कर देंगे। ये एक केस है। दूसरा केस है कि सामने वाली पार्टी खुद ढूंढ रही है कि क्या प्रॉब्लम हुई है और फिर वो आपको सामने से दोनों इस पर डिफरेंस है। एक आप सामने से कॉल करके बता रहे हो पहले कि देखिए हमारा एक बिल छूट गया है, हम अगले महीने आपको चढ़ा देंगे, तो सामने ज़्यादातर पार्टी समझ जाती है कि चलो ठीक है, सामने से बता दिया और क्या चाहिए, और ठीक है अगले महीने ठीक कर देना। लेकिन अगर सामने वाली पार्टी रिकंसाइल करके खुद सामने से पता लगा रही है कि यार ये पार्टी ने ना बिल छोड़ दिया, बताया भी नहीं हमको, तो वो सामने से कॉल करके गाली भी देगी, चिल्लाएगी, पेमेंट लेट करेगी। ठीक है, पेमेंट लेट हुआ तो फिर क्लाइंट गुस्सा आएगा, वो आपको चिल्लाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझी कैसे हैंडल करना है इस चीज़ को। आप डरना नहीं है, बस हाँ ठीक है छूट गया तो कोई नहीं, अगले महीने देख लेंगे हम लोग। ठीक है, इस चीज़ को ऐसे हैंडल करो। इसलिए जब भी आप, इसलिए मेल इंपॉर्टेंट है। जब आप समरी भेजते हो ना जीएसटीआर 1 की या 2B की,
मतलब 3B की, तो सामने वाले क्लाइंट से ना पहले कंफर्मेशन लो आपके क्लाइंट से, और मेल पे लो, व्हाट्सएप पे नहीं। जैसे अगर सामने वाले क्लाइंट ने कंफर्मेशन दिया, जैसे GSTR 1 की आपने शीट भेजी और कोई बिल उसमें छूट गया, आपसे छूट गया, और क्लाइंट ने भी कंफर्म कर दिया या फिर क्लाइंट के अकाउंटेंट ने कंफर्म कर दिया, बस बात खत्म। आपकी भी गलती है, क्लाइंट की भी गलती है, तो फिर कोई किसको बोलेगा नहीं। कुछ छूट गया तो कोई नहीं, अगले महीने ले लेंगे। आपके क्लाइंट, आप या तो क्लाइंट को बोलोगे या तो फिर अकाउंटेंट को बोलोगे कि आपने ही समरी कंफर्म की है ना, तो अगर हमसे बिल छूट भी रहा है तो आपका काम है वो चेक करना। समझ गए? तो ये बेसिक काम है। बचना ऐसे है, अगर ऐसा कुछ सिनेरियो निकलता है और पता नहीं क्या बोलना है क्लाइंट को, तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं हेल्प कर दूंगा उसमें। ठीक है, बस चलो इसी आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो कल या परसों तक आ जाएगा। कल तो मेरा ऑडिट है, प्राइवेट ऑडिट है, परसों के दिन आ जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं।